हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिजायर ऑफ फिजिक्स। आई होप कि आप मस्त होंगे। आपका एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन शानदार तरीके से चल रहा होगा, क्योंकि अब आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। आपके एग्जामिनेशन का ये लास्ट फेज चल रहा है। अगर मेरे हिसाब से देखेंगे तो मैक्सिमम बच्चों का अब तक का प्रिपरेशन 90% प्लस हो जाना चाहिए। 10% के आसपास जो भी बचा हुआ होगा, जो बचे हुए दिन हैं, उसमें आप पर्टिकुलर जो टॉपिक आपका वीक रहा होगा या फिर जिस टॉपिक पे आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा, उस टॉपिक को टारगेट करके पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि क्या होता है कि अंतिम के दिनों में बहुत ज्यादा करने के चक्कर में हम लोग जो हमारा बेस्ट होता है उससे भी कहीं दूर रह जाते हैं। तो अब आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है, जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसको टारगेट कीजिए, और जो भी लेक्चर आपको दिया जा रहा है लाइव में या फिर रिकॉर्डेड, आप उसको देखेंगे तो जो भी 10% बचा हुआ है वो आपका श्योर हो जाएगा और बहुत अच्छे स्कोर तक पहुंच जाएंगे। आज के लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आप इस लेक्चर को लास्ट तक देखेंगे, और अगर आपको लेक्चर बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाएंगे। चलिए ठीक है, देखिएगा यहाँ पर सबसे पहला सवाल क्या है कि एक 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा 5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू। तो 5 टेस्ला, टेस्ला को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए, वेबर मीटर स्क्वायर। वेबर मीटर स्क्वायर, तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ही हो जाएगा 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। आगे देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, सतह के लंबवत में होती है, सतह पर 45 डिग्री पर होती है, सतह के स्पर्शीय होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर इज 0, इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आर एट 45 डिग्री टू द सरफेस, इज टेंजेंशियल टू द सरफेस। तो यहां पर कहा जा रहा है कि कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है। तो मेरे बच्चों, आपको बताया जा चुका है कि कंडक्टिंग सरफेस पर या फिर कोई भी मेटालिक सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है केवल स्थिर विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, स्थिर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। ए चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूस्ड only electrostatic field, only magnetic field, electrostatic and magnetic field, none of these। तो अगर यहां पे क्वेश्चन में होता कि रेस्ट चार्ज है, तो रेस्ट चार्ज केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाता है। फिर अगर मान लीजिए कि एक्सेलरेटेड चार्ज होता, त्वरित आवेश होता, तो आपको बताया जा चुका है कि त्वरित आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड को भी बनाता है और ईएमडब्ल्यू को प्रोड्यूस करता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करता है। लेकिन आपके सवाल में कहा जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूविंग चार्ज, यानी एक समान वेग से गति करने वाला आवेश। तो एक समान वेग से गति करने वाला आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को बनाता है। तो आपका कौन सा जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को बनाएगा। 4 नंबर में कहा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश कण पर लगने वाला चुंबकीय बल का सूत्र है F इक्वल टू क्यू वी बी, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, F इक्वल टू क्यू बाई वी बी, F इक्वल टू वी साइन थीटा बाई क्यू। The formula of magnetic force acting on a charged particle moving in a magnetic field is F equal to Q VB, F equal to Q VB sin theta, F equal to Q by VB, F equal to Q VB sin theta by Q। तो आपको बताया गया है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें अगर कोई गतिमान आवेश मूविंग चार्ज v वेलोसिटी से इंटर करता है, तो इस पर लगने वाला फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इक्वल टू हम लोग लिखते हैं Q इंटू वी क्रॉस बी वेक्टर। तो यहां से आप लिख सकते हैं एफ मैग्नेटिक का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। तो कौन सा जवाब हो जाएगा, देख लीजिए, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ही इसका सही जवाब होगा। आगे देखिएगा, यहां पर 5 नंबर में कहा जा रहा है एक आवेशित कण को एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है। कण के पथ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल का मान अनुक्रमानुपाती होगा संवेग के, वेग के, गतिज ऊर्जा के, इनमें से कोई नहीं। कहा जा रहा है यहाँ पे ए चार्ज पार्टिकल इज
projected perpendicular to the uniform magnetic field, the value of area covered by the path of the particle will be momentum, velocity, kinetic energy, none of these। किसके प्रोपोर्शनल होगा ये बताना है। तो बच्चों आपको पता है कि जब भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लंबवत अगर कोई चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, तो वो सर्कुलर पाथ पर मूव करने लगेगा। सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो काइनेटिक वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी फाइंड किए हुए हम लोग, मोमेंटम भी फाइंड किए हैं, टाइम पीरियड को भी फाइंड किया गया है, फ्रीक्वेंसी को भी फाइंड किया गया है, लेकिन कोई भी पैरामीटर एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। यानी यहां पर एरिया किसी के भी प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ना तो मोमेंटम के, ना ही वेलोसिटी के, और ना ही काइनेटिक एनर्जी के। यानी जवाब क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। 6 नंबर में कहा जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन पूरब की ओर गतिशील है और चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की दिशा में कार्यरत है। इलेक्ट्रॉन पर बल की दिशा होगी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, उत्तर की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, इनमें से कोई नहीं। An electron is moving towards east and the magnetic field is acting in the direction of north. The direction of force on the electron will be, तो देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, ये डायरेक्शन रहा मैग्नेटिक फील्ड का, बी वेक्टर का नहीं, बी वेक्टर यहां पर किधर कहा जा रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। ये है यहां पर बी वेक्टर का डायरेक्शन। ईस्ट के डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एफ मैग्नेटिक इक्वल टू क्या होता है? क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए वी वेक्टर पर हम लोग अपने राइट हैंड के 4 फिंगर को रखेंगे, बी के तरफ कर्ल करेंगे, तो थंब जो है बी के तरफ मोड़ेंगे, तो ये अंगूठा मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को देता है। तो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए 4 फिंगर को वेलोसिटी पे रखिए और बी के तरफ कर्ल कीजिए, तो थंब बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बाहर की तरफ दे दे क्या? नहीं देंगे, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन है। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता तो यहां पे हम लोग कहते हैं सतह के लंबवत बाहर की ओर, यहां पे जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से वर्टिकली आउटवर्ड जवाब होता। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन है मेरे बच्चों, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, और जब निगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ठीक अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी वर्टिकली क्या बोलेंगे? डाउनवर्ड बोलेंगे। आगे देखिएगा, आगे यहां पर लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र है एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर क्रॉस बी माइनस वी, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट लॉरेंज फोर्स इज, तो लॉरेंज फोर्स लगता कब है? वैसे रीजन में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो, तो चार्ज पार्टिकल पर लॉरेंज फोर्स लगता है, जो कि इक्वल होता है एफ लॉरेंज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं क्यू ई प्लस क्या लिखते हैं? क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का रिजल्टेंट ही लॉरेंज फोर्स हो जाता है। तो एफ एल का मॉड कितना हो जाएगा? यहां पर एफ एल, क्यू को कॉमन कर लेंगे, मॉड की बात नहीं कर रहे हैं, फोर्स की, ई वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस क्या रह जाएगा? बी वेक्टर रह जाएगा। कौन सा जवाब हो जाएगा देख लीजिए, ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है यहां पर 8 नंबर में, एक इलेक्ट्रॉन भी वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में बी के समांतर चलता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया गया महत्तम बल होगा। इफ एन इलेक्ट्रॉन मूव्स विथ ए वेलोसिटी v parallel to a uniform magnetic field b, then the maximum force experienced by the electron will be ev by b, b by ev 0। तो देखिए यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे? क्यू वी बी साइन थीटा लिखेंगे। कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, और जब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा तो अपना थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, और साइन जीरो आपको पता है कि 0 होता है, यानी एफ मैग्नेटिक इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0। यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल 0 के बराबर होगा। विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किसे त्वरित नहीं करता है? इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, अल्फा कण को। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए यहां पर जो भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन भी चार्ज पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल भी हीलियम का रे होता है,
तो ये भी, इस पे भी तो चार्ज होता ही है। न्यूट्रॉन यानी जो चार्जलेस होगा उसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा, यानी ऑप्शन सी यहां पे हो जाएगा न्यूट्रॉन। आगे देखिएगा यहां पर 10 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या r है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तथा जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B/8 होगा। द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर लूप इज R in which current I is following and at whose center there is a magnetic field B, at what distance from its center on the axis of circle will the magnetic field be B/8। तो देखिए क्वेश्चन अच्छा है, इसको आपको सॉल्व करना होगा, सीधा तुक्का मार करके जवाब नहीं दीजिएगा। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, दो केस कंसीडर करना पड़ेगा। ये रहा सर्कुलर लूप, यहां पे सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा सेंटर, इसका रेडियस है कैपिटल R। बी सेंटर पता है कि कितना होता है, μ0I/2R होता है, ये हो जाएगा। कितनी दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड, इसका 1/8 हो जाएगा, 1/8 टाइम्स हो जाएगा। तो यहां पर ले लीजिए, ये रहा, यहां से ये सेंटर से x डिस्टेंस पर मान लेते हैं कोई पॉइंट P है, यहां पर B सेंटर का 1/8 टाइम्स हो गया है। रेडियस इसका है R, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √R² प्लस x²। आप इसी इंफॉर्मेशन को लेकर के, ये इंफॉर्मेशन को लेकर के आगे चलेंगे। ये P जो है यहाँ पर एक्सियल पोजीशन है, और आपको पता है यहां पे हम लोग पहले लिख लेंगे B एक्सियल इक्वल टू कितना, B सेंटर बाय 8 हो जाएगा। B एक्सियल कितना होता है, तो B एक्सियल होता है μ0IR/2 इंटू R² प्लस x² होल पावर में कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इक्वल टू लिखेंगे BC, वो वैल्यू पुट कर दीजिएगा, μ0I/2R इंटू क्या लिख सकते हैं, 1/8। ये 2 और 2 मारा जाएगा। यहां पर देखिए तो μ0I भी मारा जाएगा, अपने पास आ जाएगा 8R और R² इक्वल टू क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहां पर 8R² इक्वल टू R² प्लस x² होल पावर में 3/2, जिसको अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं 2R इक्वल टू R² प्लस x² पावर में आ जाएगा 1/2। दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे, आ जाएगा ये 4R² इक्वल टू R² प्लस x²। आपको वैल्यू फाइंड करना है x का, तो लिख सकते हैं x² इक्वल टू 3R², यानी अपने पास आ जाएगा x इक्वल टू R√3, यानी सेंटर से R√3 डिस्टेंस पे, R√3 डिस्टेंस पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए सी ऑप्शन हो जाएगा। R√3 डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड B/8 हो जाएगा। तो यहां पर दोनों रिजल्ट को बस पुट कर देना है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, R√3। क्वेश्चन ठीक ठाक है, पहले भी एग्जाम में देखा गया है। चलिए आगे यहां पर 11 नंबर, n फेरे प्रति मीटर वाली लंबी परिनालिका में I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र है μ0NI/2, μ0NI 0 टू μ0NI। कहा जा रहा है ए करंट ऑफ I एम्पियर फॉलोज इन अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ n टर्न पर मीटर, द मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड इज। तो देखिए अगर अंदर का मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाता तो μ0NI हो जाता, बी इनसाइड ऑफ सोलेनॉइड होता है μ0NI, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है इंड पे इनसाइड का हाफ हो जाता है, इनसाइड का हाफ, यानी क्या लिखेंगे हम लोग, μ0NI/2 लिखेंगे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए यहां पर 12 नंबर में कहा जा रहा है कि L लंबाई I धारा तथा N फेरों वाली परिनालिका के मध्य चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्रति इकांक लंबाई होता है। द एक्सप्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L, करंट I एंड N टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज। तो देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पे हम लोगों से
पूछा जा रहा है परिनालिका के अंदर का। अभी अभी पिछले क्वेश्चन में लोग बात कर रहे थे कि परिनालिका के अंदर का बी इनसाइड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई होता है, यही होता है। एन जो है यहाँ पर एन बाय एल होता है। तो जब आप इसको रख देंगे तो बी इनसाइड ऑफ सोलेनॉइड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन एल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं, ऑप्शन सी भी नहीं, कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी म्यू नॉट कैपिटल एन आई बाय क्या हो जाएगा, कैपिटल एल हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पे 13 नंबर में पूछा जा रहा है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में एल लंबाई का चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्थित है। चालक में आई धारा प्रवाहित करने पर चालक पर बल होगा आईबीएल बाय एल, आईबी बाय एल, आई एल बाय बी शून्य। कहा जा रहा है यहां पर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल इज situated parallel to the magnetic field on passing a current I in the conductor, the force on the conductor will be। तो देखिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है और इसी डायरेक्शन में एक एल लेंथ का स्ट्रेट वायर रख दिया गया है, करंट का डायरेक्शन भी सेम है। तो यहां पर फोर्स कितना हो जाता है, वेरी स्मॉल के लिए लिखते हैं हम लोग डी एफ इक्वल टू बी डी एल साइन थीटा। तो यहां पर थीटा हो जाएगा 0 डिग्री क्योंकि पैरेलल है, तो डी एफ क्या हो जाएगा 0। जब डी एफ का मान 0 है तो जितना भी सम करेंगे हम लोग सभी एलिमेंट पर लगने वाला नेट फोर्स भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे कहा जा रहा है 14 नंबर में यदि किसी कमानी में धारा प्रवाहित की जाए तो कमानी संकुचित होती है, दोलन गति करती है, फैलती है और परिवर्तित रहती है। इफ करंट इज पास्ड थ्रू ए स्प्रिंग देन द स्प्रिंग गेट्स कंप्रेस्ड, अंडरगोज ऑसिलेटरी मोशन, एक्सपेंड्स, रिमेन्स अनचेंज्ड। तो देखिए जब भी हम लोग स्प्रिंग से होकर के करंट को पास करते हैं तो उसका एरिया कम हो जाता है, यानी हम लोग कहेंगे कि कंप्रेस हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आगे देखिएगा 15 नंबर में कहा जा रहा है अनंत लंबाई के एक सीधे तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें 1 मीटर दूर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है। तो इंग्लिश में देखते हैं ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फॉलोइंग इन अ स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 1 मीटर अवे फ्रॉम इट इज। तो देखिए करना क्या है, हम लोग पढ़े हुए हैं कि एफ इक्वल टू होता है, यहाँ पे बी फाइंड करना है, वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण, यानी इनफाइनाइट लेंथ के स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए, जहां पे डिस्टेंस हो जाता है करंट कैरिंग वायर से पॉइंट का। तो यहां पे आप सबके वैल्यू को पुट कर दीजिए, म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7, आई का वैल्यू है 1 बाय, यहां पर आपको रख देना है 2 पाई ही रहेगा, और ए जो है अपना ए डिस्टेंस वो दिया हुआ है 1 मीटर पुट कर देंगे, यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -7, और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया, यूनिट क्या आ जाएगा टेस्ला। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी सही जवाब होगा, 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 टेस्ला हो जाएगा। आगे देखिएगा लोरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, एम्पियर के तैरने का नियम, मैक्सवेल के दाएं हाथ के पेच का नियम। द रूल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ लोरेंज फोर्स इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, एम्पियर्स लॉ ऑफ फ्लोटिंग, मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल। तो देखिएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके हम लोग लोरेंज फोर्स के डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। आगे देखिएगा 17 नंबर में कहा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है, वेग, केवल चाल, केवल गतिज ऊर्जा, चाल और गतिज ऊर्जा दोनों। ए पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स अनचेंज्ड। तो क्या नहीं बदलता है, वेलोसिटी, स्पीड ओनली, काइनेटिक एनर्जी ओनली, बोथ स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन करता है तो स्पीड और काइनेटिक एनर्जी दोनों नहीं बदलता है। आगे देखिएगा एक आवेशित कण भी वेग से बी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, कण पर लगने वाला अधिकतम बल होगा जब भी और बी एक ही दिशा में हो, भी और बी परस्पर लंबवत हो,
V और B एक दूसरे के विपरीत हो, V और B परस्पर 45 डिग्री के कोण पर हो, ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी V, a magnetic field B, the force acting on the particle will be maximum when V and B are in the same direction, V and B are perpendicular to each other, V and B are opposite to each other, V and B are at angle of 45 degree to each other। तो मेरे बच्चों आपको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा लिखते हैं, यानी मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड किस पे कर जाता है, साइन थीटा पे। और ये मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा ही मैक्सिमम होगा। साइन थीटा मैक्सिमम होता है 1, और ये तब होता है जब थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यानी भी वेक्टर और बी वेक्टर जब एक दूसरे के पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर होगा, तब लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। भी एंड बी को एक दूसरे के लंबवत होना पड़ेगा मैग्नेटिक फोर्स को मैक्सिमम करने के लिए। आगे देखिएगा 19 नंबर में कहा जा रहा है, दो समांतर तारों में विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित होती है, वे एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे पर कोई बल नहीं लगाते हैं, एक दूसरे की धारा को नष्ट करते हैं। करंट फॉलो इन अपोजिट डायरेक्शंस इनटू पैरेलल वायर, दे रिपेल ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, डू नॉट exert any force on each other, destroy each other currents। तो देखिएगा यहां पर कहा जा रहा है दो स्ट्रेट वायर है, दोनों में करंट का डायरेक्शन, मान लीजिए इसमें I1 है और I2 है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो यहां पर इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा I1 के वजह से अंदर की तरफ होगा, और I2 के वजह से भी जो होगा इधर, राइट हैंड रूल से फाइंड करेंगे हम लोग, राइट हैंड रूल से, तो इसके वजह से जो इधर का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी इनवर्ड ही हो जाएगा। ये 4 फिंगर अंदर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो गया, यानी नेचर सेम है, तो रिपेल करेगा। अगर यहां पर दोनों का करंट का डायरेक्शन सेम होता तब एक दूसरे को अट्रैक्ट करता, तो कौन सा जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए, रिपेल ईच अदर। आगे देखिएगा यहां पर 20 नंबर में क्या कहा जा रहा है, जब कोई आवेशित कण एक क्षेत्र में गति करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो, तब कण के वेग का परिमाण बदलता रहता है, वेग अचर रहता है, संवेग की दिशा बदलती रहती है, कण की गतिज ऊर्जा बदलती रहती है। When a charged particle moves in a region where a magnetic field is present, then the magnitude of velocity of particle keeps changing। बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या रह जाएगा, सेम। Velocity remains constant, the direction of momentum keeps changing, the kinetic energy of the particle keeps changing। तो यहां पर क्या है, देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन यहां पर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रह जाएगा, तो ऑप्शन ए तो गलत ही हो जाएगा। वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम कीप्स चेंजिंग, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कीप्स चेंजिंग। वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी कहा जा रहा है कांस्टेंट, अगर मैग्नीट्यूड बाय देखिएगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, लेकिन डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर चेंज होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी, द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम कीप्स चेंज, मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल कीप्स चेंज, ये जवाब गलत हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। लीजिए आज के